नमस्कार। चलिए आज सफर पर चलते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे अनोखे दौर में। एक ऐसा दौर जहां एक साम्राज्य की नींव, सोचिए, गुलामों ने रखी थी, लेकिन उसने सदियों तक हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की। 320 साल, जरा सोचिए कितना लंबा समय है ये। मतलब 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि गुलामों द्वारा बनाया गया एक साम्राज्य न सिर्फ टिका रहा बल्कि 3 सदियों तक फलता फूलता रहा। चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश की शुरुआत, फिर पहली और एकमात्र रानी रजिया सुल्तान की कहानी, उसके बाद खिलजी के अंदर जो विस्तार हुआ और तुगलक के अनोखे एक्सपेरिमेंट्स, और आखिर में देखेंगे कि इस साम्राज्य ने पीछे क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। ये साम्राज्य शुरू हुआ एक ऐसी डायनेस्टी से जिसका नाम ही सब कुछ बता देता है, गुलाम वंश। हाँ, ये भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। इसे मामलूक राजवंश भी कहते हैं। अब ये मामलूक क्या है? देखिए, मामलूक एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है विदेशी मूल का एक गुलाम जिसने इस्लाम अपना लिया हो। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, ये सिर्फ गुलाम नहीं थे, ये बहुत ही काबिल लोग थे, बेहतरीन सैनिक और एडमिनिस्ट्रेटर्स। अच्छा, यहाँ एक काफी दिलचस्प बात है। देखिए, नींव तो रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, पर पता है, उसने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा। असली संस्थापक मतलब रियल फाउंडर माना जाता है इल्तुमिश को। उसे तो गुलाम का गुलाम भी कहते थे। वही पहला शासक था जिसने सुल्तान का टाइटल लिया, चांदी का टका सिक्का चलाया और अपनी पावर को एकदम मजबूत करने के लिए तुर्काने चहलगानी बनाई। ये क्या था? ये 40 सबसे वफादार गुलाम सरदारों का एक सुपर पावरफुल ग्रुप था। इल्तुतमिश के बाद सल्तनत में कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली के तख्त पर एक औरत बैठी। उस दौर के एक मशहूर इतिहासकार थे मिनहाज उस सिराज। उन्होंने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा कि वो अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल और लायक थीं। सोचिए, उस जमाने में ये कहना कितनी बड़ी बात रही होगी। तो ये रजिया थी कौन? वो इल्तुतमिश की ही बेटी थीं। इल्तुतमिश ने खुद अपनी बेटी की काबिलियत को पहचाना और उसे अपना वारिस चुना, और इस तरह रजिया बनी दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं खिलजी वंश के दौर में। ये वो वक्त था जब सल्तनत अपने पीक पर पहुंची, सैन्य विस्तार में भी और कल्चर में भी। इस विस्तार का पूरा श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। उसके शासनकाल में उसके सेनापति मलिक काफूर की मदद से सल्तनत की सरहदें दूर दक्षिण भारत तक फैल गईं। मतलब सल्तनत अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंच गई। और इसी दौर में एक बहुत ही कमाल के शख्स आते हैं, अमीर खुसरो। एक ऐसे महान कवि जिन्होंने, सोचिए, 7 अलग अलग सुल्तानों का शासन देखा। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक खुसरो सल्तनत के दरबार का एक अहम हिस्सा बन गए थे। उनका टैलेंट और उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि उन्हें तोता ए हिंद यानी भारत का तोता का खिताब मिला। ये उपाधि उनकी साहित्यिक महानता को दिखाती है। खिलजियों के बाद स्टेज पर आती है तुगलक डायनेस्टी, और इसके साथ आते हैं सल्तनत के शायद सबसे विलक्षण और विवादास्पद सुल्तान, जो अपने क्रांतिकारी लेकिन अक्सर विनाशकारी आइडियाज के लिए जाने जाते थे। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। इनको एक एक्सपेरिमेंट करने वाला शासक कहा जा सकता है। इनके प्रयोग देखिए। पहले राजधानी को दिल्ली से देवगिरी बदल दिया, फिर चीन से प्रेरणा लेकर टोकन करेंसी चला दी, तांबे और पीतल के सिक्कों से, और मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता को बुलाकर एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। आइडियाज तो काफी समय से आगे थे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अक्सर फेल हो जाता था। और हाँ, एक और हैरान करने वाली बात, अपनी इन कठोर नीतियों के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में हिस्सा लिया। ये उसके व्यक्तित्व का एक बिल्कुल अलग ही पहलू दिखाता है ना? तो तुगलकों के बाद सल्तनत का पतन शुरू हो गया। 1398 में तैमूर के हमले ने तुगलक वंश की कमर ही तोड़ दी। इस हमले ने एक राजनैतिक शून्य पैदा कर दिया, और फिर सैयद और लोदी जैसी कमजोर राजवंश आए जो सल्तनत की पुरानी शान को वापस नहीं ला सके। और अंत में लोदी वंश का आखिरी सुल्तान बना इब्राहिम लोदी। साम्राज्य तो आते जाते रहते हैं, लेकिन वे अपनी विरासत, अपनी लेगेसी पीछे छोड़ जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। एक पल के लिए सोचिए,
320 साल के शासन के बाद आज दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली विरासत क्या हो सकती है? क्या है वो चीज? जवाब है इसका आर्किटेक्चर, इसकी वास्तुकला। दिल्ली का मशहूर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स सल्तनत काल के आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और ये सिर्फ एक मीनार नहीं है, ये अपने आप में पूरा इतिहास है। इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर क्या क्या है? शानदार कुतुब मीनार तो है ही, उसके साथ साथ भारत की शुरुआती मस्जिदों में से एक कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, खूबसूरत अलाई दरवाज़ा और सदियों से बिना जंग लगे खड़ा मेहरौली का लौह स्तंभ भी यही हैं। और खुद कुतुब मीनार की बात करें तो इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और इसमें कुल 5 मंजिलें हैं और हर मंजिल सल्तनत के इतिहास की एक अलग कहानी कहती है। यहाँ एक और दिलचस्प फैक्ट है। अक्सर लोगों को लगता है कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है ना, पर असल में इसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा गया था। और हाँ, आर्किटेक्चर के अलावा सल्तनत ने भाषा पर भी गहरी छाप छोड़ी। उनकी राजकीय भाषा फारसी थी, जिसका असर आज भी हमारी संस्कृति और जबान पर देखा जा सकता है। तो सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन उसका असर, उसका प्रभाव, चाहे वो वास्तुकला हो, भाषा हो या प्रशासनिक प्रणालियां, सदियों तक बना रहा। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि आज इस पूरी विशाल विरासत का कौन सा हिस्सा हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। सोचने वाली बात है।